हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक नवंबर 2024 के तमाम जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आपको पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले और अदालत के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं या घटना है वो सब हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा, सबसे महत्वपूर्ण है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, या कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त कौन है? आंसर होगा जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, वो रिटायर हो गए हैं। तो 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है, नए जो चीफ हैं यानी जस्टिस संजीव खन्ना उनको। ठीक है, तब वो कौन से वे हो गए हैं? 51वें मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं भारत के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या उनको कहेंगे हम भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, और वो तकरीबन 6 मंथ तक उनका कार्यकाल रहेगा और 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के बिना ही मकान ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है, या कहें बुलडोजर जो सिस्टम है, उसको संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताते हुए दिशा निर्देश जारी किया? और इससे पहले ही, अब 1-2 महीने पहले ही उस पर पाबंदी भी लगा दी थी कि बुलडोजर से कोई तोड़ा नहीं जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। दरअसल अदालत ने ये कहा कि बुलडोजर से जो तोड़फोड़ की जा रही है अचानक से, वो बहुत ही डरावना है। और कार्यपालिका जो है ना, यानी जो अफसर हैं, वो जजों की जगह नहीं ले सकते हैं, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। कार्यपालिका आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती है, ना साबित कर सकती है, उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकती है। ठीक है, ये कह दे कि वो दोषी हो गया, ऐसा नहीं होगा। कहा कि संविधान और आपराधिक कानून के तहत आरोपी और दोषी को बहुत सारे अधिकार और सुरक्षाएं मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ध्वस्तीकरण को लेकर पहले ही रोक लगी हुई है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो भी ध्वस्तीकरण होगा उसके लिए पूरा एक नियम कानून, मतलब दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी कर दी गए। अब गाइडलाइन जारी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि सरकारें जो है ना अलग अलग राज्यों में, वो न्यायपालिका का रूप लेकर और मकान ध्वस्त करती जा रही थी लगातार। किसी आरोप में कोई पकड़ा गया तो उसका घर ध्वस्त कर दिएगा इस नाम पे कि इनका घर जो है ठीक से नहीं बना हुआ, हमने नोटिस दिया हुआ है। ऐसा अब मुश्किल होगा करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये जो चर्चा हुई है अनुच्छेद 21 की अभी चर्चा हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा देता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है ये, और आश्रय का भी अधिकार देता है। ये गारंटी देता है ये अनुच्छेद कि किसी भी अपराध के आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा, और किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या आज़ादी से उसको वंचित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, और यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिक उन दोनों पर लागू होता है। ओके, इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे मनमाने गैर कानूनी हिरासत से बचाता है ये लोगों को। ओके, तो ये बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह हिन्नी वट्रेप लिबरेशन काउंसिल यानी HNLC उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया, फिर से लगाया गया? आंसर होगा मेघालय। ठीक है, तो ये कहा है केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय ने कि ये हिंसक घटनाओं में शामिल है और भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, यानी भारत की एकता है, उसको हानि पहुंचा रहा है ये संगठन। और इस पर आखिरी बार 2019 में प्रतिबंधित किया गया था इसको, और उसका ये बातचीत में शामिल हो गया था भारत सरकार के साथ बातचीत में, लेकिन फिर इसी साल की शुरुआत में ये शांति वार्ता से हट गया था। तब फिर से ये किया गया है। मेघालय में ये संगठन है, उस पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। मेघालय कहाँ पर है? तो प्यारा भारत है और उसमें ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो है मेघालय। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं CH विजय शंकर, राजधानी शिलोंग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को सलमान रुश्दी की किस विवादास्पद किताब को खरीदने की अनुमति दी
जिस पर केंद्र सरकार ने 36 साल पहले आयात प्रतिबंध लगा दिया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द सैटेनिक वर्सेस। क्या है? द सैटेनिक वर्सेस। ये है बुक और उसके साथ उस वक्त ये 36 साल पुराना ये फोटोग्राफ है। ठीक है, तो सलमान रुश्दी वो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं। तो ये जो बुक है ना, इस पर 1998 में ही बैन लगा दिया गया था। भारत में यहाँ पर बेच नहीं सकते और आयात भी नहीं किया जा सकता है इसका। इस किताब जब छपी थी ये किताब, तब मुस्लिम धर्म के लोगों ने, गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई थी और फिर भारत ने इस पर बैन लगाया था। लेकिन हुआ ये कि अदालत में इसको चुनौती दी गई। अभी किसी व्यक्ति ने इसको इंपोर्ट किया था, लेकिन कस्टम ने इसको रोक दिया कि ये बैन लगा हुआ है। फिर अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा कि जो बैन लगा है तो उसका नोटिफिकेशन की कॉपी दीजिए आप। सरकार नोटिफिकेशन की कॉपी पेश नहीं कर पाई, मिला ही नहीं सरकार को। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि जब मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ ये जो बैन है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इसको मंगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड जो भी पिछले सप्ताह यानी सेकेंड वीक नवंबर में जो भी कुछ हुआ है वो सब आपको हम बता रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? आंसर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल। क्या नाम है? हर्षवर्धन अग्रवाल। वो इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत की थोक महंगाई दर अक्टूबर 2024 में कितनी थी? आंसर होगा 2.4%। ठीक है, 2.4%। किसने ये थोक महंगाई दर जारी की है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। ठीक है, तो ये थोक महंगाई दर, थोक मतलब क्या हुआ? जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो सामान बेचता है खुदरा में आने से पहले, तो वो थोक महंगाई दर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर का यहाँ पर 6.21%। ठीक है, 6.21%। ये खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है। खुदरा मतलब कि आप जो सामान दुकानदारों से खरीदते हैं। ठीक है, तो खाने पीने की जो चीज़ों में महंगाई बढ़ी है ना, उसकी वजह से ये महंगाई ज़्यादा देखने को मिल रही है। खाने पीने की जो महंगाई है अक्टूबर में 10.87% बढ़ गई है। इसी वजह से खुदरा महंगाई दर, क्योंकि खुदरा महंगाई दर में जो कई सारे चीज़ें होती हैं उसमें खाद्य वस्तुएं भी होती हैं, तो उसकी वजह से चूँकि ये खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, इसलिए खुदरा महंगाई दर सबको मिलाकर वो 6.21% पर पहुंच गया है। ठीक है, किसने जारी किया ये खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा? तो NSO ने जारी किया। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत आता है खुदरा महंगाई दर। ठीक है, तो यहाँ एक और सवाल हो सकता है कि खुदरा महंगाई दर को कैसे जारी किया जाता है, कैसे तय किया जाता है? तो CPI के जरिए तय किया जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके जरिए ये तय किया जाता है। मतलब अक्टूबर में ही पिछले साल 2023 में जो किसी सामान का रेट इतना था, तो अभी अक्टूबर 2024 में कितना रेट बढ़ गया है, उसी के आधार पर ये महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो कंज्यूमर लोग जो खरीद रहे हैं खुदरा में, उसमें कितनी महंगाई बढ़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन लेते हैं। टॉपिक यहाँ पर है कि गृह मंत्रालय ने CISF के लिए पहली महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि होम मिनिस्ट्री ने किया है। 12 नवंबर को ये फैसला लिया गया है। वर्तमान में CISF में महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, करीब टोटल जो वर्कफोर्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस रिलेटेड टॉपिक लेते हैं। तो यहाँ पर है कि मुद्दा कि गृह मंत्रालय ने CISF में यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें पहली महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले करीब 7% जो है ना महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं, लेकिन अलग से कोई बटालियन नहीं है जिसमें केवल और केवल महिलाएं ही हों। तो अब ये हो रहा है कि एक बटालियन बनाया जाएगा। करीब 1000 कर्मचारी होते हैं एक बटालियन में। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस अफ्रीकी देश को नवंबर 2024 में 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट यानी वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं, गिफ्ट के तौर पर दिया गया है? आंसर होगा मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक को दिया गया है और ये जो है बहुत ही फास्ट है। और इंडियन नेवी के जो जहाज़ है ना INS घड़ियाल, उसके जरिए मोजाम्बिक ये पहुंचाया गया है। भारत जो है ना वो हिंद महासागर के क्षेत्रों में जो अपने मित्र देश हैं उसको बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है। एक बार वहाँ भी चलते हैं, प्यारा भारत है। और मोजाम्बिक जो है ना वही यहाँ पर ये देख रहे हैं अफ्रीका में। तो भारत जो है ना अपने मित्र देशों को उसकी क्षमता में डेवलपमेंट कर रहा है, जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है तो उसी के लिए ये 2 क्राफ्ट जो है ना वहाँ पर उनको सौंपे गए हैं। ठीक है, 2019 में भी 2 बड़े इंटरसेप्टर जहाज जो है ना वो उपहार में दिए गए थे। ओके, तो मोजाम्बिक, उसकी राजधानी क्या है? मापुटो। राष्ट्रपति हैं फिलिपे न्यूसी, प्रधानमंत्री हैं एड्रियानो मालेयान, मुद्रा वहाँ पर चलती है मिट्टिकल। आगे बढ़ते हैं और अब अगला क्वेश्चन, उससे पहले इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है एक बेसिक मेंबरशिप प्लान। बेसिक में SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल के लिए करंट अफेयर्स होता है और ISPCS में इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए है, PCS और UPSC के एग्जामिनेशन के लेवल का होता है। ओके, और ख़ास बात है इन दोनों में क्या कि 2023 से 25 तक का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहेगा और इसमें PDF और वीडियो जो है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है। PDF टाइप अलग अलग तरह के मिलते हैं, जैसी तैयारी करनी है वैसा। जैसे केवल MCQ भी मिल जाता है, ओनली 1 लाइनर भी मिल जाता है और MCQ विद नोट्स मिलता है काफ़ी डिटेल में। टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेंबरशिप भी है, उसमें भी कुछ इस तरह के फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐप है, उसका नाम है शार्प लर्निंग, उसके ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात बताऊं आपको कि BPSC के लिए GS कोर्स चल रहा है और 71st के लिए। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए, तो क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो बहुत शानदार ढंग से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस यूरोपीय देश ने भारत के पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च यानी MBRL जो प्रणाली है उसको खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है? वो अपनी टीम भी अभी नवंबर में भेज रहा है भारत में। आंसर होगा इसका फ्रांस। ठीक है, उसको ज़रूरत पड़ गई है पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली की, क्योंकि ये लेटेस्ट है और उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक है। अब आप पूछेंगे कि क्या फ्रांस के पास इस तरह के रॉकेट नहीं है क्या, लॉन्चर नहीं है क्या? तो देखिए है उसके पास, लेकिन वो पुराने हो चुके हैं और वो इसका जो उसने कुछ जो है ना वो गिफ्ट भी दे दिए हैं। ठीक है, यूक्रेन को दे दिए हैं कुछ, तो ऐसे में उसके पास कमी है, तो वो ये देख रहा है कि इस सिस्टम को इस्तेमाल करें। ठीक है, पिनाक के बारे में अगर कहेंगे कि पहला विदेशी ग्राहक कौन था भारत में, तो पिनाक का इस्तेमाल इंडियन आर्मी कर रही है, लेकिन अगर विदेश में बात करेंगे तो पहला ग्राहक अर्मेनिया था। ठीक है, तो वो पिनाक को खरीद तो चुका है और अब फ्रांस जो है ना वो चाह रहा है वो खरीदे। ठीक है, पिनाक जो है ना वो उसकी रेंज है 38 किलोमीटर और कई तरीके के गोला बारूद ये दाग सकता है और इसकी रेंज बढ़ाने पर भी बातचीत चल रही है, मतलब उस पर रिसर्च चल रहा है। 75 किलोमीटर से अधिक किया जाएगा अभी और उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट स्टेज में 120 किलोमीटर फिर 300 किलोमीटर तक रेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, DRDO ने इसको डेवलप किया हुआ है। और फ्रांस की बात आप जानते ही हैं, फ्रांस मैप के जरिए एक बार देख लेते हैं, दिखाते हैं, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं यूरोप की ओर। ठीक है, और ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ना ये फ्रांस, इसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्राइम मिनिस्टर हैं मिशेल बर्नियर, चेंज हुए हैं अभी 1 आध महीने पहले, राजधानी पेरिस है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राहक देश कौन से रहे हैं? मतलब भारत ने जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं वो किन देशों को किए हैं? इसका आंसर होगा USA, फ्रांस और अर्मेनिया। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया। अभी इन सब को हम मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत के टॉप 3 जो है ना वो जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो यूएसए को क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे वहाँ के जो जेट हैं, जेट के जो इक्विपमेंट हैं, जैसे बोइंग कंपनी है, उसे ज़रूरत है, तो उसके पार्ट्स भारत में बन रहे हैं, टाटा बना रही है। ठीक है, फ्रांस को भी दिए जाते हैं जा रहे हैं बहुत सारे गोला बारूद। आर्मेनिया को जो है वो दिया गया पिनाक रॉकेट। ठीक है, और अगर हम देखेंगे पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, तो 2016-17 का देख रहे हैं 1521 करोड़ रुपए, और अभी 23-24 का देख रहे हैं 21,083 करोड़ रुपए का ये हम एक्सपोर्ट कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, और इस साल अभी तक का, यानी 24-25 का, अभी तक का 24-25 मतलब अप्रैल से लेकर उसके बाद का अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक। ठीक है, तो अभी हम 11,334 करोड़ तक का हम बेच चुके हैं, और ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आयोजन हुआ नवंबर में, 8 से 21 नवंबर को ये आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं और इवेंट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। डेली में तो बहुत डिटेल में बताते हैं, वीकली में थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, और थीम इस बार की तय कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने ये ऐलान किया है, एस जयशंकर विदेश मंत्री ने खुद ही ऐलान किया। थीम है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। ठीक है, डिस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, तो 8 से 10 जनवरी तक ये आयोजन होगा, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा उड़ीसा में, और इसका आयोजन भारत सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और समारोह हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। ये दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और उसके बाद भारत में आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था उन्होंने। ओके, अहिंसक क्रांति। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 दिल्ली में कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर होगा प्रगति मैदान में, और थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, 14 से 27 नवंबर तक ये आयोजन किया जा रहा है, और इसमें 11 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर बात होगी साझेदार राज्य की, तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये भी सवाल हो सकता है कि इस बार का यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में जो है व्यापार साझेदार राज्य कौन है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश है, और फोकस स्टेट कौन है? तो वो है झारखंड। आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो बिहार में आयोजित है, तो किस शहर में आयोजित किया गया है? कौन सा शहर है? ये जिला नहीं, शहर कहेंगे हम। ठीक है, आंसर का इसका राजगीर। राजगीर जो है नालंदा जिले में ही है। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ से हटेगा। किस शहर में आयोजित किया गया अगर कहेंगे तो वो राजगीर में। ठीक है, और किस जिले में होगा तो कह सकते हैं हम नालंदा में। ओके, तो इसमें 6 देश शामिल हो रहे हैं, भारत, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड। ठीक है, जो भी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जिले में कहेंगे तो आंसर होगा नालंदा, और सिटी में कहेंगे, शहर होना चाहिए था इसमें ऑप्शन सिटी, तो वो राजगीर होगा। क्लियर होगी बात? चलें आगे बढ़ते हैं। WTA फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा कोको गॉफ। क्या नाम है? कोको गॉफ, अमेरिका की हैं, और उन्होंने फाइनल खिताब जीत लिया है। चीन की झेंग किनवेन को हराकर उन्होंने ये जीता है। कहाँ पर ये आयोजन हुआ था? रियाद में हुआ था आयोजन। WTA फुल फॉर्म क्या होता है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा संजू सैमसन। ठीक है, तो नवंबर में ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाया। अगला प्रश्न लेते हैं, दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी, मात्र 3 साल का है वो, और क्या नाम है जिससे फिडे ने रेटिंग दी है?
फिडे ने रेटिंग दी है। इसका आंसर क्या होगा? अनीश सरकार। मात्र ये 3 साल के हैं और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। मूलतः वो कहाँ के हैं? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। तो फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा रैंकिंग दिया गया है और ये बहुत ही ख़ास बात है। अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट लेते हैं अगला टॉपिक, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किस कैरेबियन अमेरिकी देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने का ऐलान किया? आंसर होगा डोमिनिका। क्या है? डोमिनिका। डोमिनिका ने ये ऐलान कर दिया है कि वो देगा और अवार्ड का नाम है द डोमिनिका अवार्ड फॉर ऑनर। तो ये अवार्ड जो है ना वो अभी नवंबर में ही दिया जाना है। 19 से 21 नवंबर तक गुयाना में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, उसी में ये दिया जाएगा। तो डोमिनिका भी देख लेते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। तो प्यारा भारत है और अब कहाँ चलेंगे? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में देखेंगे, ठीक है। इधर उत्तरी, ये दक्षिणी, और ये जो है ना ये कैरिबियन सी है। तो इसी के आसपास के जो देश हैं उसको कैरिबियन कंट्री भी कहा जाता है। तो उसी में यहाँ पर छोटा सा है द्वीपीय देश, दिल्ली का आधा कहिए आप, हाफ, ठीक है। दिल्ली जो अपने है ना जितना क्षेत्रफल है उसका आधा है। तो ये है डोमिनिका। इसकी राजधानी है रोजो, राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी बर्टन, तो वही ये अवार्ड देंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर क्या होगा? फिलिप नॉयस, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक है, ऑस्ट्रेलियाई डायरेक्टर हैं। तो ये गोवा में आयोजन होने वाला है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक। तो उसी में ये खास अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। इस बार की थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है? आंसर होगा सामंथा हार्वे। क्या नाम है? सामंथा हार्वे। ये ब्रिटिश लेखिका है और ये जो बुक है ना उन्होंने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो आश्चर्य से भरे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक कल्पना के रूप में भी उन्होंने वो उसको लिखा है, ठीक है। तो बुकर प्राइज़ मिला गया है। बुकर प्राइज़ जो ना 2 तरीके का होता है। एक होता है बुकर प्राइज़ जो कि यूनाइटेड किंगडम या फिर उसके पास का देश है आयरलैंड, तो उसमें उसके जो भी राइटर हैं उनको दिया जाता है। और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई बुक छपी है उसका अंग्रेजी में अनुवाद छपा हुआ है तो वो पात्र होता है, ठीक है। तो ये बुकर प्राइज़ है ये, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दूसरा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा उर्मिलेश, ठीक है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं। तो उनको ये अवार्ड 15 नवंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान में सभा में ये जो ना वो दिया गया है, ठीक है। इससे पहले के जो विजेता कहेंगे तो पहला पुरस्कार मिला था रवीश कुमार को, दूसरा निखिल वागले को मिला था, तीसरा अजीत अंजुम को मिला था, चौथा अवार्ड आरफा खानम शेरवानी को मिला था और 5वां अवार्ड उर्मिलेश को मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर होगा शिव नाडर। HCL के फाउंडर हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया है। अगर लिस्ट देखेंगे तो देखिए 2153 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए। उसके बाद फिर मुकेश अंबानी परिवार है, बजाज परिवार है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं और अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा यहाँ पर नासा ने किस ग्रह और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना जताई है? आंसर होगा इसका यूरेनस यानी अरुण, ठीक है। तो वहाँ पर संभावना है कि शायद ये सुनसान और निर्जीव दुनिया नहीं है, यहाँ पर समुद्र है और इसके अंदर जीवन हो सकता है। और जीवन कई अलग रूप में हो सकता है, तो कोई मानव ही नहीं होगा, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई मछली हो सकती है, ये सब। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। वैज्ञानिकों ने किस अंतरिक्ष यान के आंकड़े को 40 साल बाद फिर से जांचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरेनस और उसके 5 बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना है?
आप यहाँ पर उससे रिलेटेड सवाल है। आंसर क्या होगा? वायेजर 2। हुआ ये था, वायेजर 2 जो है ना वो 40 साल पहले जब इसके करीब से गुजरा था, उस वक्त क्या हो गया था कि वहाँ जब वो पास में पहुंचा था तभी सोलर फ्लेयर आ गया था, यानी सौर तूफान आ गया था, और उसकी वजह से जो वायेजर 2 को बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थे वो नहीं मिल पाया था और ये मान लिया गया था कि निर्जीव है। लेकिन एक्चुअल में अब ये लगा है कि नहीं नहीं, निर्जीव नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें अच्छी खासी हो, वहाँ पर जीवन हो सकता है हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन नवंबर 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ? आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह में ये शुरू किया गया है और ये स्पेस स्टेशन जैसा वातावरण है, और ये इसलिए है कि भविष्य में जो चांद और मंगल पर जो लोग भेजे जाएंगे तो उसके लिए पहले ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है और उसमें लोग रह के देखेंगे। ठीक है, लद्दाख को इसलिए चुना गया है क्योंकि दिन और रात के तापमान में बहुत फ़र्क है, जैसे 15 से -10 डिग्री का इतना फ़र्क होता है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश में विकसित दुनिया की पहली लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? आंसर होगा जापान। ये जापान में बना हुआ है ये लकड़ी के पैनल वाला सैटेलाइट, और इसका नाम है लिग्नोसैट। क्या नाम है? लिग्नोसैट नाम रखा गया है। मात्र 4 इंच का है, यानी 10 सेंटीमीटर का है, वजन 900 ग्राम है। इसका बाहरी जो हिस्सा है ना वो लकड़ी का है, और अंदर जो है ना वो जो इक्विपमेंट है वो सब जो बने होते हैं उसके ही हैं। ठीक है, तो अब चेक देखा जा रहा है कि इसका रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हम मंगल और चंद्रमा पर ना वहाँ लकड़ी के चीज़ें बना सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि लकड़ी वो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जल्दी ख़राब नहीं होते। अब महत्वपूर्ण लोगों के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन 9 नवंबर 2024 को हो गया? आंसर होगा पोलो। पोलो के शानदार खिलाड़ी थे, अर्जुन पुरस्कार उनको मिल चुका था, तो 9 नवंबर को निधन हो गया। ठीक है, बिली सोढ़ी के नाम से वो मशहूर थे, और 1980 के मॉस्को ओलंपिक के दौरान उन्होंने भारतीय घुड़सवारी जो टीम थी उसके मैनेजमेंट का काम किया था, मैनेजर थे वो उसके। अगला क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र के वादक पंडित राम नारायण का निधन हो गया 8 नवंबर 2024 को? आंसर होगा सारंगी। सारंगी वादक थे, 96 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा, किस शहर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP चरण 3 को लागू कर दिया गया? आंसर होगा दिल्ली। हालांकि लेटेस्ट ये अपडेट है आज का कि इसको चरण 4 भी लागू कर दिया गया है, स्टेज 4 भी लागू कर दिया गया है, और बहुत सारे पाबंदियां वहाँ पर लगा दी गई हैं पॉल्यूशन फैलाने को लेकर। ठीक है, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, ख़ास तौर पर जो पंजाब में पराली वगैरह जलाने है जल रहा है, उसकी वजह से जो हवा दिल्ली की ओर आ रही है और दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश की ओर जो बढ़ रही है, तो उससे वहाँ की हालत ख़राब है, तो इसलिए ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरल यानी प्रवाल किस देश के पास के समुद्र में ढूंढा है? आंसर होगा सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, सोलोमन द्वीप के पास ये ढूंढा गया है, और इस तरीके का ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरल तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रवाल है, कोरल है, ब्लू व्हेल से भी बड़ा है। ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक जो चैनल है उसके जहाज पर काम करने वाले वीडियोग्राफर ने इसको ढूंढा है। तो कहाँ पर है एक बार देखते हैं, मैप के ज़रिए भी समझते हैं। तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में आप यहाँ पर देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, इसी के पास यहाँ पर ये है सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, इसकी राजधानी है होनियारा, प्रधानमंत्री है जेरेमिया मानेले। ठीक है, मुद्रा है सोलोमन आइलैंड डॉलर, मात्र 7.25 लाख लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां 29th संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर होगा बाकू। ये अजरबैजान की राजधानी है। 11 से 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है अजरबैजान की राजधानी बाकू में।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 29वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व यानी इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया? आंसर होगा कीर्तिवर्धन सिंह। कौन है वो? तो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसको लीड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस जिले में बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल की आधारशिला रखी है? आंसर होगा इसका दरभंगा। दरभंगा में रखा गया है दूसरा। पहला है पटना में एम्स और दूसरा अब बन रहा है दरभंगा में। ठीक है, पटना के बाद अब दरभंगा में। ओके, हालांकि इसका ऐलान कई साल पहले किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अब एक्चुअल में ये रूप लेगा जल्द ही। ठीक है, अब विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। जापान की संसद ने लगातार दूसरी बार 11 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री किसे चुना है? आंसर क्या होगा? शिगेरू इशिबा। क्या नाम है? शिगेरू इशिबा। ठीक है, तो इससे पहले अक्टूबर में बने थे प्राइम मिनिस्टर, फिर चुनाव वगैरह हुआ था, उसमें इनकी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं। तो उसका हालांकि नियम के अनुसार था कि 30 दिन के अंदर में ही नए नेता का चयन हो जाएगा, यानी नए प्राइम मिनिस्टर का चयन हो जाएगा। तो किस तरह से बन गए हैं, विपक्ष ने भी इनको समर्थन दे दिया, इस तरह से वो बन गए। ठीक है, जापान देख लेते हैं मैप में। प्यारा भारत है अपना, और जापान का यहाँ देखिए, ये इस तरफ ये रहा जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। सम्राट यहाँ पर होते हैं, उनका नाम क्या है? नारुहितो। प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा, जो अभी फिर से बने हैं। ठीक है, यह है जापान। आबादी तकरीबन 23 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन नवंबर 2024 में शुरू हुआ? आंसर होगा असम में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये, असम में और भूटान दोनों की सीमा पर है। दोनों ही क्षेत्रों में यह है बना हुआ। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने डेवलप किया। उद्घाटन किसने किया? असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे, तो उनकी उपस्थिति में ये उद्घाटन किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत और भूटान के बीच में जो ना व्यापार जो है ना और बेहतर ढंग से हो पाएगा। भारत जो है ना भूटान को पेट्रोल, डीजल, कार, चावल, मोबाइल फ़ोन, सोयाबीन तेल कहिए, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मालवाहक वाहन, ये सब देता है। और भूटान से जो भारत आयात करता है फेरिस सिलिकॉन होगा, फेरिस सिलिकॉन, मैग्नीशियम है, इलायची, ये सब उत्पाद भारत आयात करता है इससे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। आंसर होगा 14 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। ठीक है, तो ब्रेकिंग ब्रिजेज, ब्रेकिंग गैप्स, ये है इस बार की थीम। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को। थीम क्या है? हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को रोकें, ये है थीम इस बार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। हर साल मनाया जाता है 12 नवंबर, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को ही ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा हुई थी और वहाँ उन्होंने बोला था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 नवंबर को। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ 11 नवंबर होगा। ठीक है, तो ये था वीकली करंट अफेयर्स और इसका PDF मिल जाएगा आपको। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है ऐप पर या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो उनको फोल्डर में वो मिल जाएगा, और जिनको लेना है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई कोर्स या फिर जो
करंट अफेयर्स का मेंबरशिप है 2 तरह का, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 71st BPSC का GS कोर्स चल रहा है, अभी बैच 2 चल रहा है, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।